Dear students, I'll start with the second paragraph now. I read the first one for you. First of all, let me thank the Vice Chancellor for the flattering terms in which he referred to me, Mr. Vice Chancellor, whatever I am. And whatever I have been able to do, I have done it merely as a measure of duty which is incumbent upon every Mussulman to serve his people honestly and selflessly. Now, word to word translation cannot be done. इट्स कॉल्ड लिटरल ट्रांसलेशन. वी डू इडियोमेट्रिक ट्रांसलेशन, जिसे हम उर्दू में बामुहावरा ट्रांसलेशन कहते हैं. इन एड्रेसिंग यू, आई एम नॉट हेयर स्पीकिंग टू यू एज हेड ऑफ द स्टेट. आपसे खिताब करते हुए मैं किसी मुल्क का सरबराह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह कर रहा हूँ. एंड एज वन हु हैज़ ऑलवेज हेल्ड यू इन अफेक्शन, और एक ऐसा दोस्त जो हमेशा आपके साथ शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आता रहा है. Many of you have today got your diplomas and degrees. आप में से बहुत सारों को आज उनके डिप्लोमा और डिग्रियाँ मिल रही हैं. And I congratulate you. और मैं इस पर आपको बहुत तारीफ़ करता हूँ. ये कंग्रेचुलेट करने का मैं the exact word for congratulate is शाबाश देता हूँ या मुबारकबाद देता हूँ. Just as you have won the laurels in your university, जिस तरह आपको अपनी यूनिवर्सिटी में मुबारकबाद मिली हैं, खुशियाँ मिली हैं, आपको सराहा जा रहा है. एंड क्वालिफाइड योर सेल्फ, और आपने अपने आप को काबिल बना लिया है. सो आई विश यू ऑल सक्सेस, और मैं आपको आपकी पूरी कामयाबी इन द वाइडर एंड लार्जर वर्ल्ड, आगे दुनिया में भी आपको कामयाब होने की बसीरत देता हूँ, तारीफ़ करता हूँ, ये चाहता हूँ कि आप कामयाब हो जाएं. दैट यू विल एंटर, और जो दुनिया आप आगे जिसका हिस्सा लेंगे उसमें भी आप कामयाब हो जाएं. मैनी ऑफ़ यू हैव कम टू द एंड ऑफ योर स्कॉलिस्टिक करियर. बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पढ़ने का अपना पढ़ने का सिलसिला ख़त्म कर रहे हैं. एंड स्टैंड एट द थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ, और नई ज़िंदगी शुरू करने की इब्तदा पे मौजूद हैं. अनलाइक योर प्रीडिसेसर्स, पीछे आने वाले पुराने लोगों की तरह, यू फॉर्चुनेटली लीव दिस यूनिवर्सिटी टू एंटर लाइफ अंडर अ सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ योर ओन. बहुत से ऐसे लोग जो आपसे पहले आए थे, ऐसे तालिब इल्म, आप उनसे बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी को, इस तालीम व तदरीस की जगह को आप जब छोड़ रहे हैं तो आप एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ योर ओन, अपने एक ख़ुद मुख्तार मुल्क में जा रहे हैं. It is necessary that you and your other fellow students fully understand the implications of the revolutionary change that took place on the birth of Pakistan. ये बहुत ज़रूरी है कि आप और आपके फेलो स्टूडेंट्स, आपके फेलो तालिब इल्म, आपके साथी पूरी तरह से फुली अंडरस्टैंड, पूरी तरह से इस बात को समझें कि रेवोल्यूशन का आना, जब आप एक नया मुल्क बनाते हैं, जो उसमें तब्दीलियाँ होती हैं, उन्हें किस तरह से हमने उनको साथ लेकर चलना है. बर्थ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के क़याम के वक्त. वी हैव ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, हमने ग़ुलामी की रस्सियाँ तोड़ दी हैं. वी आर नाउ अ फ्री पीपल, हम एक आज़ाद कौम है. आर स्टेट इज़ आर ओन स्टेट, हमारा मुल्क हमारा अपना है. आर गवर्नमेंट इज़ आर ओन गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट अपनी है. ऑफ द पीपल, रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ द स्टेट, एंड वर्किंग फॉर द गुड ऑफ द स्टेट. यहाँ पर कायदे आज़म ने डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन कर दिया है. वो कहते हैं गवर्नमेंट जो है वो लोगों की है, लोगों के लिए है, लोगों की खातिर है, और उन्हीं से मिलकर बनी है, और वो स्टेट की खिदमत के लिए बनी है. फ्रीडम हाउएवर डज़ नॉट मीन लाइसेंस. आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि आपको किसी को नुकसान पहुंचाने का लाइसेंस मिल जाता है. इट डज़ नॉट मीन दैट यू कैन नाउ बिहेव जस्ट एज़ यू प्लीज़. का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से जो कुछ करें. यहाँ पर भी, इस मुल्क में रहने के भी कुछ रूल्स होंगे. इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपल ऑफ द स्टेट, यहाँ पे आपने मिल के रहना है और एक दूसरे का ख्याल रखता है. अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट ऑन यू, आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई. ये जवानों से मुखातिब हुए हैं ना कायदे आज़म, तो वो कह रहे हैं कि जवानों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. ऑन द कॉन्ट्री, नाउ मोर देन एवर इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू वर्क एज अ कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट एंड नॉट द मिलिटेंट स्पिरिट ऑफ द डेज़ व्हेन वी वर. अच्छा, अब जब आप अपने मुल्क में आ गए हैं तो फ्रीडम फाइटिंग ख़त्म हो गई है. अब आप एक ज़िम्मेदार आज़ाद मुल्क के शहरी हैं और आपने उसी की तरह बिहेव करना है. वॉट इज़ नाउ रिक्वायर्ड ऑफ अस ऑल इज़ कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट एंड नॉट द मिलिटेंट स्पिरिट ऑफ द डेज़ व्हेन वी वर फाइटिंग फॉर आवर फ्रीडम. जिस वक्त आप आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उस वक्त में और आज में एक तब्दीली आ चुकी है. अब आप एक आज़ाद मुल्क के शहरी हैं. इट इज़ फार मोर डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट देन टू हैव अ फाइट फॉर फ्रीडम देन टू रन अ गवर्नमेंट.
आज़ादी की जंग को लड़ना वो एक फ़र्क काम था। आज अपने मुल्क को बनाना और आज़ादी से रहना और उस पर कायम रहना एक अलग जिम्मेदारी है। इट इज़ ईजियर टू गो टू जेल और फाइट फॉर फ्रीडम। आसान है कि आप अपनी आज़ादी के लिए लड़ें और जेल चले जाएं। That we have overcome of the dangers that still lie ahead. Let me tell you something of the difficulties that we have overcome and of the dangers that still lie ahead. अब कायद-ए-आज़म कह रहे हैं कि आपके लिए जंग आज़ादी लड़ना आसान था। वहाँ ये था कि आपने अपनी मर्ज़ी की बात की और बहुत ज़्यादा हुआ तो आपको जेल पहुँचा दिया गया। लेकिन अब ये है कि लेट मी टेल यू समथिंग ऑफ द डिफ़िकल्टीज़ दैट वी हैव ओवरकम एंड ऑफ द डेंजर्स दैट स्टिल लाई अहेड। अभी भी बहुत सारे ख़तरे मौजूद हैं। Thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan, our enemies turned the attention to finding ways and means to weaken and destroy us. अब हमारे दुश्मन हमें कमज़ोर और weaken and destroy तबाह करने की तमाम मौके ढूंढ रहे हैं। Thus, hardly had the new state come into being when came the Punjab and Delhi Holocaust. जैसे ही मुल्क बना तो पंजाब और दिल्ली में हॉलोकास्ट, वो जो मुसलमानों को स्लॉटर किया गया, कत्ल किया गया, कत्लो गारत का बाजार गर्म किया गया, जो जुल्म हुआ मुसलमानों के साथ। Thousands of men, women and children were mercilessly butchered and millions were uprooted from their homes. हज़ारों मर्द और औरतें और बच्चे उनको बेदर्दी से mercilessly butchered, कत्ल किया गया and millions have uprooted from their homes, were uprooted, उनको अपने घरों से दूर कर दिया गया। Over 50 lakh of these arrived in the Punjab within a matter of weeks. 50,000 से ज़्यादा, 50 लाख से ज़्यादा लोग पंजाब आ गए with a matter of weeks, हफ्तों में। The care and rehabilitation of these unfortunate refugees, अब ये तो महाजरीन है, stricken in body, उनका जिस्म भी ज़ख्मी है और उनकी सोल, उनकी रूह भी ज़ख्मी कर चुके हैं, presented problems which might well have destroyed many a well established state. जिस हालात में महाजरीन यहाँ आए, कोई भी वेल एस्टैब्लिश सही बना हुआ मुल्क भी तबाह हो सकता था, लेकिन फिर भी हमने बर्दाश्त किया। But those of our enemies who had hoped to kill Pakistan at its very inception, पाकिस्तान के बनने के वक्त ही उसके दुश्मनों ने सोचा कि वो इसे ख़त्म कर देंगे, by these means were disappointed, लेकिन उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। Not only has Pakistan survived the shock of that upheaval, but also it has emerged stronger, more chastened and better equipped than ever. लेकिन पाकिस्तान ने इन तमाम मुश्किलात का सामना किया और वो आज पहले से मजबूत हो चुका है। There followed in rapid succession other difficulties such as withholding of India of our cash balances. इसके साथ और बहुत से मसाइल आए। इंडिया ने हमारे जितने भी माली ज़खायर थे उन्हें अपने पास बंद कर दिया, रोक लिया। Of our share of military equipment, हमारा जो फ़ौजी साजो सामान था उसे भी रोक लिया। And lately the institution of an almost complete economic blockade of your province, और आपकी प्रोविंस जो बांग्लादेश गए थे कायद-ए-आज़म, वहाँ पर इकोनॉमिक ब्लॉकेड, रास्ता बंद कर दिया कि यहाँ से वहाँ सेल और परचेज़ हो सके। I have no doubt that all right thinking men in the Indian Dominion deplore these happenings. Deplore है नफ़रत करते हैं। For them will change. Deplore these happenings, and I am sure the attitude of the mind that has been responsible for them will change. But it is essential that you should take note of these developments. They stress the importance of continued vigilance on our part. Your main occupation should be in fairness to us yourselves, in fairness to your parents, and indeed in fairness to the state, to devote your attention solely to your studies. It is only thus that you can equip yourselves for the battle of life that lies ahead. अब यहाँ पे कायद-ए-आज़म बांग्लादेश के मुसलमानों को ये समझा रहे हैं कि आप एक दूसरे से दूर हैं, मतलब आपके दरमियान इंडियन प्रोविंस आ रही है जिसकी वजह से आपको वो डिप्राइव कर रहे हैं, आप रोक रहे हैं आपको तरक्की करने से। लेकिन आपने हौसला नहीं हारना है, आपने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। Only thus will you be an asset and a source of strength and of pride to your state. इसी की वजह से, इसी से आप अपने मुल्क के लिए बायसे फ़ख्र बन सकते हैं। Only thus can you assist in solving the great social and economic problems that confront it and enable it to reach its destined goal among the most progressive and strongest nations of the world. अब यहाँ पर कायद-ए-आज़म बार बार ये स्ट्रेस कर रहे हैं कि आप जितने यूनाइटेड रहेंगे उतना तरक्की करेंगे। My young friends, मेरे जवान दोस्तों, I would therefore like to tell you a few points about which you should be vigilant and beware. आप एहतियात बरतें। Firstly, beware of the fifth columnist among ourselves. Secondly, guard against and weed out है निकालें selfish people who only wish to exploit you so that they may swim. वो अपने आप को बचाने के लिए आपको डुबोएंगे, आप अपने आप को बचाएं।
Thirdly, learn to judge who are really true and really honest and unselfish servants of the state, who wish to serve the people with heart and soul and support them. There is another matter that I would like to refer to. मैं एक और बहुत ज़रूरी मसला है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ. My young friends, hitherto you have been following the rut. You get your degrees, and when you are thrown out of the university in thousands, all that you think and hanker for is government service. As your Vice Chancellor has rightly stated, the main object of the old system of education and the system of government existing hitherto was really to have well-trained, well-equipped clerks. अब ब्रिटिश जो राज था उसके अंदर वेल इक्विप्ड क्लर्क्स ही बना रहे थे. वो उन्होंने मुसलमानों को कभी किसी आला ओहदे पर जाने ही नहीं दिया. तो कायद आज़म अपने बंगाली और ढाका के जो मुसलमान हैं उन्हें ये समझा रहे हैं कि आप सिर्फ क्लर्क्स नहीं हैं, आपने अपने दिमाग से इस सोच को निकाल देना है. Of course, some of them went higher and found their level, but the whole idea was to get well-equipped, well-qualified clerks. Civil service was mainly staffed by the Britons, and the Indian element was introduced later on, and it went up progressively. Well, the whole principle was to create a mentality, a psychology, and a state of mind that an average man, when he passed his BA or MA, was to look for some job in government. तब एक मेंटालिटी क्रिएट कर दी थी मुसलमानों में और हिंदुओं में कि आपको सिर्फ एक गवर्नमेंट की जॉब करनी है और इसके अलावा कुछ करने की आपको इजाज़त नहीं है. आज़ाद मुल्क में आप तरक्की करते हैं, रिसर्च करते हैं, अपना बिज़नेस खुद स्टार्ट कर लेते हैं. ये सारी जो राहें थी वो कायद आज़म ने उस वक्त के मुसलमानों के लिए खोली. Our experience has shown that an MA earns less than a taxi driver, and most of the so-called government servants are living in a more miserable manner than many menial servants who are employed by well-to-do people. Now I want you to get out of that rut and that mentality, especially now that we are in free Pakistan. Government cannot absorb thousands. Impossible government के jobs हज़ारों को मिल सके. But in the competition to get government service, most of you will be demoralized. Government can take only a certain number and the rest cannot settle down to anything else, and being disgruntled are always ready to be exploited. जब आपको नौकरी नहीं मिलती तो आप exploit होते हैं, आप गवर्नमेंट के हुकूमत के दुश्मन बन जाते हैं. ये वक्त दुश्मनी करने का नहीं है, अपनी हुकूमत का, अपनी गवर्नमेंट का हमदर्द होने का है. Persons who have their own access to grind. Now I want that you must divert your mind, your attention, your aims and ambitions to other channels and other avenues and fields that are open to you and will increasingly become so. जैसे जैसे मुल्क आगे बढ़ता जाएगा आपके लिए रास्ते और बढ़ते जाएंगे. There is no shame in doing manual work and labor. हाथ के काम से आपको शर्म नहीं आनी चाहिए. There is an immense scope in technical education, for we want technically qualified people very badly. You can learn banking, commerce, trade, law, etc., which provides so many opportunities now. Already you find that new industries are being started, new banks, new insurance companies, new commercial firms are opening, and they will grow as you go on. Now these are avenues and fields open to you. Think of them and divert your attention to them. And believe me, you will be there, you will benefit yourselves more than by merely going in for government service and remaining there in what I should say a circle of clerkship, working there from morning till evening in most dingy and uncomfortable conditions. You will be far more happy and far more prosperous with far more opportunities to rise if you take to commerce and industry, and will thus be helping not only yourselves but also your state. अब commerce और industry की तरफ आए तो अपने मुल्क की भी मदद करेंगे और अपनी भी. I can give you one instance. I know a young man who was in government service. 4 years ago, he went into a banking corporation on 200 rupees because he had studied the subject of banking, and today he is a manager in one of their firms and drawing 1500 rupees a month. At that time 1500 rupees a month was a large amount. काफ़ी सारे पैसे थे. In just 4 years. These are the opportunities to have, and I do impress upon you how to think in these terms.